Okay, so starting with 46th idiom, the best of both worlds. इसका मतलब क्या है? अगर हम लिटरली इसका मीनिंग लेते हैं तो इसका मतलब कुछ रिलेट करता है कि हमें बेस्ट मिल रहा है दो वर्ल्ड्स का. सो इट्स मीनिंग इज means you can enjoy two different opportunities at the same time. So it's the best of both worlds. मतलब आप दो अपॉर्चुनिटीज कुछ दो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज एट द सेम टाइम एंजॉय कर सकते हो, उन्हें ले सकते हो. सो इसका यूज हम सेंटेंसेस में किस तरह करते हैं? बाय वर्किंग पार्ट टाइम एंड लुकिंग आफ्टर हर किड्स. पार्ट टाइम काम करके और अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान दे के 2 days a week शी मैनेज टू गेट द बोथ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. मतलब पार्ट टाइम काम करने के साथ साथ अपने बच्चों का भी ध्यान रख के 2 दिन हफ्ते में उसने मैनेज कर लिया कि वो दोनों वर्ल्ड्स का बेस्ट ले सके. मतलब दोनों अपॉर्चुनिटीज एज अ जॉब सीकिंग गर्ल एंड ऑल्सो अ मदर ऑफ 2 kids, वो दोनों अपॉर्चुनिटीज एंजॉय कर सके. देन वी हैव यूज then we have 47, speak of the devil. This means the person you are just talking about actually appears at that moment. अब इसका मतलब क्या होता है? आपने कभी सुना होगा कि जब हम स्पेशली बोलते हैं कि शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर. सो इट्स द इंग्लिश ऑफ दैट लाइन कि स्पीक ऑफ द डेविल, तो डेविल आ गया. सो दिस मीन्स दैट द पर्सन यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट, जिस पर्सन के बारे में आप अभी जस्ट बात कर ही रहे हो, वो उसी टाइम पे आ जाता है, एट द मोमेंट आ जाता है. सो दैट इज द टाइम व्हेन यू यूज सच काइंड ऑफ इडियम्स. तो इसका यूज किस तरह कर सकते हैं हम? हाय टॉम, स्पीक ऑफ द डेविल, आई वाज जस्ट टेलिंग सारा अबाउट योर न्यू कार. सो वो बोलता है कि हाय टॉम, हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे. आई वाज जस्ट टेलिंग सारा कि तुमने एक नई गाड़ी ली है, तुम्हारी नई गाड़ी के बारे में मैं सारा को बता रहा था. सो स्पीक ऑफ द डेविल कि तुम्हारे बारे में जस्ट अभी बात कर ही रहे थे और साथ में ही तुम आ गए. सी आई टू आई, दिस मीन्स एग्रीइंग विद समवन. मतलब इसका मतलब क्या होता है कि किसी से किसी की बात को मानना, किसी की बात से एग्री करना. दे फाइनली सॉ आई टू आई ऑन द बिजनेस डील. मतलब फाइनली उन्होंने एग्री कर लिया उस बिजनेस डील पे. दे फाइनली एग्रीड ऑन बोथ द टीम्स, लाइक बोथ द टीम्स उस बिजनेस डील के लिए मान गई. सो इसको हम किस तरह बोलते हैं? सी आई टू आई, मतलब एग्री करना किसी की बात के लिए. व्हेन पिग्स फ्लाई, समथिंग दैट विल नेवर हैपन. मतलब इसका अगर हम लिटरली मीनिंग देखें कि पिग्स फ्लाई, सो पिग्स नेवर फ्लाई, they are just on the ground, they never fly. So इसका हमने मतलब देखा कि कुछ ऐसी चीज जो कभी नहीं हो सकती है. It's something like that which will never happen. So इसको जब हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में, इसका किस तरह यूज हो जाता है? When pigs fly, she'll tidy up her room. मतलब वो अपना कमरा कभी साफ कर ही नहीं सकती है. बेसिकली इस लाइन का मतलब ये है कि वो अपना रूम कभी साफ नहीं कर सकती है. So that is something that will never happen. To cost an arm and a leg, something is very expensive. Okay, to cost an arm and a leg, इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो बहुत महंगी है, जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जो आप ले नहीं सकते, तो उसमें ये इस तरह की लाइन क्यों यूज़ की गई है कि मतलब कोई कहता है ना कि अब मैं खुद को बेच दूँ वो चीज़ लेने के लिए, कि मतलब कोई चीज़ इतनी महंगी होती है तो हम वैसे बोलते हैं कि मैं क्या खुद को बेच दूँ. सो इट्स लाइक दैट कि एक आपकी बाजू और एक आपकी टांग, तो मतलब इसका मतलब है कि आपको खुद को बेचना पड़ेगा, खुद को बेच के वो चीज़ मिलेगी. सो समथिंग, इट्स यूज फॉर समथिंग दैट इज वेरी एक्सपेंसिव. सो फ्यूल दीज डेज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. तो जो फ्यूल है, इसका मतलब यही है एक सेंटेंस में कि जो फ्यूल है वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत प्राइस उसका राइज कर रहा है. सो फ्यूल आजकल लोगों को इतना महंगा पड़ रहा है कि लोगों को बेच के वो लेना पड़ेगा. सो इट्स रियली एक्सपेंसिव दीज डेज. अ पीस ऑफ केक, अब इसका मतलब क्या है? अगर हम लिटरली इसका मीनिंग देखें तो इसका मतलब क्या बनेगा? मतलब केक का एक पीस. बट इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स दैट कि समथिंग इज वेरी ईजी. हम ये लाइन तब यूज़ करते हैं जब हमें शो होता है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा इजी है. इसका यूज़ किस तरह कर सकते हैं? द इंग्लिश टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक. मतलब इसमें वो पर्सन बता रहा है कि जो इंग्लिश टेस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा इजी था.
हम ये लाइन्स तब यूज़ करते हैं जब स्पेसिफिकली हम कहना चाहते हो कि कोई चीज़ बहुत ईजी थी, सो इंग्लिश टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक। आप इसे किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हो, किसी भी लाइन में यूज़ कर सकते हो। व्हेन यू फील लाइक दिस वर्क इज वॉज जस्ट अ पीस ऑफ केक, सो व्हेन यू से दिस थिंग, उसमें उसका मतलब क्या होता है कि मतलब आपको वो काम बहुत ईजी लगा। देन वी हैव let the cat out of the bag. Okay, let the cat out of the bag का मतलब क्या होता है कि to accidentally reveal a secret, मतलब कोई सीक्रेट एक्सीडेंटली रिवील कर देना, मतलब गलती से बता देना। अगर हम किसी को कोई चीज़ गलती से बता देते हैं, यू रिमेंबर कि हम किसी चीज़ को अगर गलती से बता दे तो क्या होता है कि हम बोलते हैं कि तुमने तो ये बात एकदम से बाहर निकाल दी। तो इसका लाइक हम अगर ईडियम यूज करते हैं, सो इसका ईडियम किस तरह यूज होता है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब इसको यूज जब करेंगे, आई लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द वेडिंग प्लान्स, मतलब उनकी जो शादी की बातें चल रही थी मैंने एक्सीडेंटली गलती से बता दी, रिवील कर दी, वो सीक्रेट मैंने रिवील कर दिया। जब आप किसी फ्रेंड का सीक्रेट अगर आप कोई सीक्रेट को रख नहीं पाते हो, एक्सीडेंटली किसी के सामने बता देते हो, बाय मिस्टेक बता देते हो, तो दिस लाइन इज यूज्ड फॉर दैट वेरी पर्पस। टू फील अंडर द वेदर, टू नॉट फील वेल, मतलब टू फील अंडर द वेदर मतलब अगर आपको कभी बुखार फील हो रहा है, कभी फील हो रहा है कि आप ठीक नहीं हो या फिर आपको तबीयत ठीक नहीं लगती है, तो दिस काइंड ऑफ इडियम कैन बी यूज्ड, दैट टू फील अंडर द वेदर। आई एम रियली फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, आई हैव अ टेरेबल कोल्ड, जो वो बोल रहा है कि मैं इस टाइम पे बहुत ही फील कर रहा हूँ कि जिस तरह वेदर के कारण, आई एम रियली फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, आई हैव अ टेरेबल कोल्ड, मतलब मुझे सर्दी लग गई है, आई एम रियली फीलिंग अंडर द वेदर, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे कोल्ड हो गया है। देन वी हैव टू किल 2 birds with 1 stone, मतलब जब हम बोलते हैं एक तीर से 2 निशाने, सो इट्स जस्ट लाइक दैट कि एक स्टोन से हमने 2 बर्ड्स को इकट्ठे मार दिया। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि इसका लिटरल मीनिंग हम लेते हैं, इसको हम एज अ ईडियम यूज करते हैं जब, तो हम बोलते हैं कि जब हम 2 प्रॉब्लम्स को इकट्ठा सॉल्व कर देते हैं, देन ओनली दिस काइंड ऑफ लाइन इज यूज टू सॉल्व 2 प्रॉब्लम्स एट वंस। सो इसका यूज किस तरह हो सकता है, बाय टेकिंग माई डैड ऑन हॉलीडे आई किल्ड 2 birds with 1 stone, I got to go away but also spend time with him। अब इसका मतलब क्या है कि वो बोल रहा है कि अपने पापा को मैं हॉलीडे पे ले गया, ट्रिप पे ले गया, तो इससे मैंने 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर दी एक बार में। सबसे पहले उसको घूमने को मिल गया एंड ऑल्सो उसने अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड कर लिया। सो उसने 2 चीज़ें कर ली, एक तो उसको घूमने के लिए मिल गया, एक उसने अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड कर लिया। टू कट कॉर्नर्स, टू डू समथिंग बैडली और चीपी, दे रियली कट कॉर्नर्स व्हेन दे बिल्ड दिस बाथरूम, द शॉर इज लीकिंग। टू कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है कि कुछ बहुत बुरी तरह करना या बहुत चीपली करना। चीपली मतलब कुछ ऐसे हम घटिया करना या फिर बहुत बुरी तरह करना। जब कोई प्लम्बर आता है या कोई पर्सन इलेक्ट्रीशियन आता है, वो हमारे घर का काम करके जाता है, सो व्हेन वी से दैट कि काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, हम उनके काम के बारे में बोलते हैं, सो वी शुड से इन इंग्लिश दैट टू कट द कॉर्नर्स, दे रियली कट द कॉर्नर्स। सो इसको जैसे हमने यूज किया, दे रियली कट कॉर्नर्स व्हेन दे बिल्ट दिस बाथरूम, द शॉर इज लीकिंग। वो बोल रहे हैं कि उन्होंने काम बहुत ही बुरी तरह किया जब उन्होंने ये बाथरूम बनाया, क्योंकि इसमें शॉर जो है वो लीक कर रहा है। ओके, देन वी हैव टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी टू मेक अ सिचुएशन वर्स। तो हम बोल रहे हैं कि उस इंसल्ट ऐड करना एक इंजरी पे, मतलब इसका मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं जले पे नमक छिड़कना। सो इट्स काइंड ऑफ दैट ओनली कि ऑलरेडी पर्सन को चोट लगी हुई है एंड देन वी आर सेइंग दैट कि उस सिचुएशन को हम और बुरा बना रहे हैं, उस सिचुएशन को हम और वर्स कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब इसलिए यूज होता है जब हम बोलते हैं कि किसी सिचुएशन को बहुत बुरा बनाया गया या वर्सली यूज किया गया। तो इसको सेंटेंसेस में हम किस तरह यूज कर सकते हैं, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, द कार ड्रोव ऑफ विदाउट स्टॉपिंग आफ्टर नॉकिंग मी ऑफ द बाइक। मतलब
जो कार थी उसने क्या हुआ, इस एक इंसिडेंट के बारे में बताया गया है कि जो कार है वो विदाउट स्टॉपिंग चलती गई, लाइक जैसे एक्सीडेंट हुआ प्रोबेबली कि वो कार मतलब विदाउट स्टॉपिंग चलती गई, जबकि उस कार ने मेरी बाइक को ऑलरेडी मारा था, तो लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं, वो सिचुएशन को और वर्स करती गई, वो सिचुएशन को और बुरा करती गई. ओके, देन वी हैव यू कैंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. ये आप सबने सुना होगा कि यू कैन जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब हम किसी की लाइक एक अगर हम बुक की एग्जांपल है बाय चांस, इसका अगर हम लिटरली मीनिंग लेके क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि तुम एक बुक को जज नहीं कर सकते उसके कवर के साथ, राइट? मतलब तुम एक बुक को उसके बुक के कवर के साथ ये नहीं कह सकते हो कि वो बुक के अंदर क्या है, राइट? आप एक बुक का कवर देख के नहीं कह सकते हो कि वो बुक अंदर से कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है. अगर मे बी इट हैपन्स कि अगर बाहर से कवर अच्छा नहीं है पर अंदर से बुक बहुत अच्छी होती है, उसके अंदर अच्छी वैल्यूज गिवन होती हैं. सो इसका मतलब वही है, टू नॉट जज समवन और समथिंग बेस्ड सोलरली ऑन अपीयरेंस. मतलब किसी को जज नहीं करना चाहिए उसकी अपीयरेंस के बेस्ड, उसके बेसिस पे, या फिर उसके लाइक चेहरे को देख के उसका हम नेचर जज नहीं कर सकते हैं कि वो पर्सन किस तरह का है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक आफ्टर सीइंग अ पर्सन और सीइंग अ गर्ल और अ बॉय, तो उसका हम लाइक चेहरा देख के ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि उसका नेचर अच्छा है या बुरा है. अगर वो अच्छा दिखता है दैट डजंट मीन्स कि उसका नेचर भी अच्छा है. अगर वो अच्छा नहीं दिखता इसका मतलब ये नहीं है कि उसका नेचर अच्छा नहीं है. सो वी कैन जज इट लाइक दैट. सो व्हेन वी यूज इट इन अ सेंटेंस, हाउ वी यूज इट? I thought this no brand bread would be horrible. Turns out you can't judge a book by its cover. वो पर्सन बोलता है कि मुझे लगा था कि ये जो ब्रेड है बिना किसी ब्रांड के, लाइक इसकी ये ब्रांडेड नहीं है, नॉर्मल ब्रेड है, मुझे लगा था ये बिना ब्रांड के जो ब्रेड है वो बहुत बुरी होएगी, बहुत घटिया होएगी. लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है कि जो ब्रेड थी वो अच्छी थी. इट मीन्स यू कैंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. जो ब्रेड थी वो अच्छी थी. ब्रेक अ लेग मीन्स गुड लक. ब्रेक अ लेग का मीन्स हम लेते हैं गुड लक. ऑफन सेड टू एक्टर्स बिफोर दे गो ऑन स्टेज. हम बेसिकली ये लाइन उन लोगों के लिए यूज करते हैं, उन एक्टर्स, बेसिकली एक्टर्स के लिए हम ये लाइन यूज करते हैं जब हम बोलते हैं, जब वो स्टेज पे जाने वाले होते हैं, स्पेशली उनको हम ये चीज बोलते हैं, टू ब्रेक अ लेग सैम, आई एम श्योर योर परफॉर्मेंस विल बी ग्रेट. मतलब इसमें हम बोल रहे हैं कि तुम इसका मतलब होता है गुड लक सैम, आई एम श्योर योर परफॉर्मेंस विल बी ग्रेट. हम ये बोलते हैं कि गुड लक. सो instead of saying good luck, we usually say it like that कि break a leg Sam, I'm sure your performance will be great. So next is birds of a feather flock together. इसका मतलब क्या होता है? Said about people who have similar characters or interest, especially ones of which you disapprove. इसका मतलब क्या होता है कि जब हम स्पेसिफिकली बोलते हैं कि एक पर्सन, जैसे हम एक पीपल जो होते हैं उनके बारे में, जब हम पर्सन के बारे में बोलते हैं जो सेम करेक्टर के हैं, सिमिलर उनका नेचर है या उनके इंटरेस्ट है, और स्पेशली वंस ऑफ विच यू डिसअप्रूव एंड हु ऑफन स्पेंड टाइम विद ईच अदर. अब ये बोल रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कभी बाई चांस कि दो पर्सन का नेचर कितना मैच करता है, उनके करेक्टर कितना मैच करता है, उनके इंटरेस्ट कितने मैच करते हैं, राइट? और स्पेशली उन चीज़ों के लिए जिसके लिए हम नहीं मानते हैं, तो इट फॉर दैट थिंग वी यूज इट बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर एंड who often spend time with each other. और वो जो दो पीपल हैं, जो दो लोग हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि उनके सिमिलर इंटरेस्ट है, सिमिलर करेक्टर्स हैं, सिमिलर नेचर है, तो वो ऑफन लाइक मोस्ट कॉमनली टाइम इकट्ठे गुजारते हैं. आई सॉ द स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट टुगेदर लास्ट नाइट, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर. अब इसका मतलब है कि मैंने दो आर्टिस्ट जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको इकट्ठे रात को देखा. So what that means is that कि अब birds of a feather flock together, उनके इंटरेस्ट सेम है, मतलब वो आर्टिस्ट है, उनको इंटरेस्ट है उसी में, पेंटिंग्स एंड ऑल में, क्योंकि वो आर्टिस्ट हैं. एंड देन
करेक्टर्स भी उनके मिलते जुलते हैं क्योंकि उनका नेचर भी मिलता जुलता है, उनकी इमेजिनेशन मिलती है, उनकी सोच मिलती है. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट लाइक दिस इन अ सेंटेंस. और भी बहुत तरीके होते हैं एक इडियम को सेंटेंस में यूज करने का. गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, टू इंटेंशनली इग्नोर समवन और ट्रीट समवन इन एन अनफ्रेंडली वे. हम बोलते हैं जैसे, इसका मतलब क्या होता है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर. इसका मतलब है कि जब हम स्पेसिफिकली किसी को इग्नोर कर दें या किसी को ट्रीट करें बहुत लाइक अनफ्रेंडली वे में, उसको बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें, बिल्कुल भी फ्रेंडलीनेस ना दिखाएं, हेल्प ना करें. सो जब इसको हम यूज़ करेंगे सेंटेंस में तो एक इस तरह आएगा, शी इज़ बीन गिविंग मी द कोल्ड शोल्डर सिंस मॉर्निंग. वो मुझे सुबह से, ठीक है, वो मुझे सुबह से इग्नोर कर रही है. शी इज़ गिविंग मी द कोल्ड शोल्डर, वो मुझे इग्नोर कर रही है और मुझे ट्रीट कर रही है बहुत अनफ्रेंडलीनेस वे से, मुझे बहुत बुरा ट्रीट कर रही है, काइंड ऑफ इग्नोर कर रही है. सो गिविंग समवन द कोल्ड शोल्डर मीन्स टू इग्नोर समवन और टू ट्रीट समवन इन एन अनफ्रेंडली वे. तो बेसिकली व्हेन यू आर गोइंग टू यूज इट लाइक दिस, आप नॉर्मली अपनी नॉर्मल लाइफ में जब इनको यूज करोगे दैट विल एक्चुअली यील्ड रिजल्ट्स टू यू. वंस इन अ ब्लू मून, नॉट वेरी ऑफन. वंस इन अ ब्लू मून हम बोलते हैं ना, तुम तो ईद का चांद हो गए. सो इट्स काइंड ऑफ दैट ओनली, बट इसको जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो इसका कुछ अलग मीनिंग है, अलग बोलते हैं. वंस इन अ ब्लू मून, नॉट वेरी ऑफन, मतलब कॉमनली नहीं, लाइक कोई पर्सन हमें बहुत देर बाद दिखता है या फिर हम किसी पर्सन को बहुत देर बाद मिलते हैं. सो दैट इज अ केस ऑफ वंस इन अ ब्लू मून. I work in a foreign country, so I only see my parents once in a blue moon. मैं foreign country में काम करता हूँ या करती हूँ, मैं foreign में हूँ, so मैं अपने parents को बहुत rarely देखती हूँ, बहुत like हमेशा नहीं उनको मैं देखती, commonly नहीं देख पाती, मैं बहुत time बाद बहुत rarely उनको देखती हूँ. So I only see my parents once in a blue moon. Then we have on cloud 9. To be extremely happy and excited. हम बोलते हैं तू तो 7वें आसमान पे पहुंचा हुआ है. So it's like उससे भी ऊपर. 7वें आसमान पे जब कोई पर्सन होता है वो बहुत खुश होता है, उसको हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं लाइन जब someone is really happy, someone is really excited. So हम बोलते हैं, जब ये बोलते हैं on cloud 9 कि मतलब 9वें आसमान पे पहुंचा हुआ है वो पर्सन, कि वो इतना extremely happy और excited है. I am on cloud 9 since I discovered that I have topped my semester in exams. तो वो बच्चा बोलता है कि मैं इतना खुश हूँ, मैं इतना, he was extremely happy and excited when he just came to know that he have topped in the semester in exams, in his major exams he has just topped. So at that time we use such line like on cloud 9. Then we have through thick and thin. If you support or stay with someone through thick and thin, you always support or stay with them even if there are problems or difficulties. So through thick and thin क्या होता है? Thick is considered as a situation जब आपको कोई problem होती है, किसी person को कोई problem में, वो पर्सन कोई प्रॉब्लम में होता है. एंड थिन इज यूज फॉर द सिचुएशन व्हेन नो प्रॉब्लम्स आर देयर एंड यू आर लिविंग योर लाइफ स्मूथली. सो अब इसका मतलब है कि अगर कोई पर्सन आपके साथ, आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ रह रहा है थ्रू थिक एंड थिन, मतलब आपकी प्रॉब्लम्स में भी, आपके नॉर्मल टाइम में भी, सो दैट पर्सन इज सपोर्टिंग यू और स्टेइंग विद यू इवन इफ देयर आर प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज. वो पर्सन आपके साथ स्टे कर रहा है, आपको चाहे प्रॉब्लम्स है, चाहे डिफिकल्टीज है, चाहे आपका अच्छा टाइम चल रहा है, चाहे आपका बुरा टाइम चल रहा है. सो थिक इज समथिंग लाइक बुरा टाइम एंड थिन इज समथिंग लाइक अच्छा टाइम. सो माई बेस्ट फ्रेंड हैज स्टेड विद मी थ्रू थिक एंड थिन, कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो मेरे साथ खड़ा रहा मेरे बुरे और अच्छे वक्त में. देन वी हैव पुल समवन्स लेग. हम बोलते हैं कि उसकी टांग मत खींचो, राइट? हमने लाइंस बोलते हैं ना, हमें तब बोलते हैं जब हम स्पेसिफिकली बोलते हैं टू टेल समवन समथिंग दैट इज नॉट ट्रू एज अ वे ऑफ जोकिंग विद द पर्सन. हम ये लाइन तब यूज करते हैं जब हम बोलते हैं कि हम स्पेसिफिकली किसी की इंसल्ट करते हैं या फिर उसको बुरा फील करवाते हैं, लेकिन उसकी बेइज्जती करते हैं काइंड ऑफ. सो टू टेल समवन समथिंग दैट इज नॉट ट्रू एज अ वे ऑफ जोकिंग विद द पर्सन, कुछ ऐसा बोलना किसी पर्सन को जो सही नहीं है, जो ट्रू नहीं है, इट वॉज जस्ट अ फॉल्स थिंग, लेकिन हमने क्यों बोली? फॉर जस्ट जोकिंग विद द पर्सन, लाइक फॉर जस्ट हैविंग अ जोक विद द पर्सन वी सेड दैट लाइन. सो
the use of the sentence can be don't be upset, I was just pulling your leg. वो बोलता है कि तुम उदास मत हो, नाराज मत हो, बुरा मत मानो, मैं तो बस तुम्हारी टांग खींच रहा था. I was just pulling your leg, I was just joking actually. जब आप कुछ ऐसा बोलते हो कि जो सही नहीं है, जो ट्रू नहीं है, लेकिन आप इसलिए बोलते हो क्योंकि आप उस पर्सन के साथ जोक कर रहे हो, मजाक कर रहे हो. Then we have under the weather. If someone is or feels under the weather, they feel ill. Under the weather मतलब होता है कि जब person is feeling something somewhere like बुखार feel हो रहा है, something like the person is not feeling good. So I missed school when as I was feeling a bit under the weather. The person was missing his or her school जब वो थोड़ा fever में था, तब वो थोड़ा बुरा feel कर रहा था क्योंकि he was missing his school. Then we have missed the boat. To lose an opportunity to do something by being slow to act. इसका मतलब क्या होता है कि किसी अपॉर्चुनिटी को खो देना. To lose an opportunity to do something by being slow to act. मतलब आप किसी अपॉर्चुनिटी को खो देते हो क्योंकि आप उस चीज के लिए स्लोली रिएक्ट करते हो या फिर स्लोली आपको पता चलता है, तो आप उस टाइम पे मिस कर देते हो बोट को. जिस तरह हम बोलते हैं कि ट्रेन मिस हो गई, तो वो क्यों हो जाती है? क्योंकि यू वॉज नॉट एक्टिव. ट्रेन आपके पास से निकल रही थी, आपने उस सिचुएशन पे ध्यान नहीं दिया, यू वॉज नॉट एक्टिव, आप जल्दी से नहीं चढ़े, सो यू वर स्लो टू एक्ट. तो आपने वो अपॉर्चुनिटी लूज कर दी. एंड वी कैन यूज इट इन सम केसेस. जब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपको टीचर बोल रहा है कि वुड यू लाइक टू टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन, तो आप सोच रहे होते हो, लेकिन वहाँ पे बोलते हैं कि सिर्फ एक पर्सन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो कोई और बोल देता है कि हाँ मैम आई विल पार्टिसिपेट. सो यू वॉज जस्ट थिंकिंग एंड यू लॉस दैट अपॉर्चुनिटी जस्ट बिकॉज यू वॉज एक्टिंग स्लो. यू वर नॉट हैविंग लाइक क्विक डिसीजंस. सो हेयर जब इसका हम यूज करते हैं तो किस तरह आता है, he didn't book the flights ticket while they were still available and missed the boat. मतलब जब फ्लाइट की टिकट्स अवेलेबल थी फिर भी उसने बुक नहीं करवाई, तो he was slow to act, so he missed the boat. So while they were still available, जब वो अवेलेबल भी थी तो उसने नहीं बुक करवाई and missed the boat. Actions speak louder than words. ये आपने सुना होगा बेसिकली जब हम बोलते हैं कि जो आपके काम है वो ज़्यादा ऊंचा बोलते हैं आपके शब्द से, जो आप बोलते हो उससे ज़्यादा आपके काम बोलते हैं. It's said to emphasize that what you do is more important. ये उस चीज़ पे प्रेशर डालने के लिए है कि जो आप इस टाइम पे कर रहे हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड आपकी फीलिंग्स, आपकी इंटेंशन और क्लियरली और अच्छे से बताता है. इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी सोच है, आपकी इंटेंशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, वो ज़्यादा क्लियरली बताता है. कौन? तब पता लगता है जब आपके एक्शंस के साथ कोई आपको जज करता है, आपके एक्शंस के साथ, ना कि आपके ज़ुबान पर, ना कि आपके बोलने पर कि आप किस तरह बोलते हो. सो इसकी यूजेज किस तरह की जा सकती है? He always speaks about buying her presents but never gets down to it. Actions speak louder than words. मतलब वो पर्सन उसको हमेशा बोलता है कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट लेके दूंगा, लेकिन वो कभी भी नहीं लेके देता. तो वो इसमें बोलते हैं कि जो आपके काम है, आपने गिफ्ट नहीं लेके दिया, वो आपके काम है, वो ज़्यादा ऊंचा बोलते हैं एज कम्पेयर टू आप जो बोल रहे हो. क्योंकि वो तो बोल ही जा रहा है कि मैं गिफ्ट लेके दूंगा, बट स्टिल ही हैज़ नॉट गिफ्ट हर एनीथिंग. Bite off more than you can chew. To try to do something that is too difficult for you. वो बोल रहे हैं कि कुछ bite off more than you can chew का मतलब होता है कि जब कुछ आप ऐसा ट्राई कर रहे हो जो बहुत डिफिकल्ट है, जो बहुत मुश्किल काम है आपके लिए. आई थिंक शी हैज़ बाइटन ऑफ मोर देन शी कैन च्यू बाय साइनिंग अप सो मेनी न्यू प्रोजेक्ट्स. इसमें क्या लिखा है कि उसने एकदम से बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट साइन कर दिए और सबको साइन कर दिया कि मैं सारे कर लूँगी. सो उसको लगता है कि वो शी इज़ बाइटिंग ऑफ मोर देन शी कैन च्यू, मतलब वो ज़्यादा ले रही है एज कम्पेयर टू जितना वो च्यू कर सकती है. मतलब शी इज़ एक्सेप्टिंग मोर डिफिकल्ट वर्क एज कम्पेयर टू हर कैलिबर. Then we have break the ice. To make people who have not met before feel more relaxed with each other. अब break the ice का मतलब क्या होता है? जब किसी के साथ कोई relationship kind of हम बात करते हैं, जब specially कि जब हम बात करते हैं कि वो जो ठंडापन है relationship पे वो ख़त्म कर देना. So how it happens that? I think break the ice में इसको इन्होंने इस तरह यूज़ किया. Word games are great to break the ice with new students. कि जो नए बच्चे हैं उनके साथ और ज़्यादा रिलैक्स, उनको और कंफर्टेबल फील करवाने के लिए वर्ड गेम्स खेलनी चाहिए. कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, सो वी हैव डिस्कस इट टू बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. देन वी हैव
as right as rain to feel healthy or well again. मतलब आई फील एज राइट एज रेन आफ्टर माई शॉर्ट हॉलीडे. मैं अपनी छुट्टी के बाद, मैं अपने जो ट्रिप पे गया था उसके बाद आई एम फीलिंग मोर हेल्दी एंड मोर गुड. सो दैट इज वाई वी यूज इट as right as rain. Bolt from the blue, समथिंग इम्पॉर्टेंट और अनयूजुअल दैट हैपन सडनली और अनएक्सपेक्टेडली. हम ये यूज करते हैं जब कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ अनयूजुअल, कुछ अचानक से डिफरेंट चीज हुई हो. द न्यूज ऑफ माई ब्रदर्स प्रमोशन केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. मतलब जो मेरे भाई की प्रमोशन की न्यूज थी वो एकदम से मुझे आई, जिस तरह एक सडनली आ गई, अनएक्सपेक्टेडली आ गई, उसे एक्सपेक्टेड नहीं थी. एसिड टेस्ट प्रूव्स द इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग. ये प्रूव करता है किसी चीज की इफेक्टिवनेस, हाउ द पर्सन इज डूइंग रियली वेल. आई प्रैक्टिस्ड हार्ड एट द डांस सेशंस बट द एसिड टेस्ट विल कम व्हेन द मास्टर विल असेस आवर सोलो परफॉर्मेंसेस. वो बोल रही है कि मैंने अपने डांस प्रैक्टिसेस के लिए डांस सेशंस में काफी अच्छे से प्रैक्टिस करी है, लेकिन जो मेन मेरी इफेक्टिवनेस है, जितना मैं अच्छा कर सकती हूँ, वो तब पता लगेगा जब मास्टर हमारी सिंगल परफॉर्मेंसेस लेगा, सिंगल सबकी परफॉर्मेंस देखेगा. कट द ग्राउंड फ्रॉम अंडर फीट. व्हेन यू cut the ground from under someone's feet, you do something which weakens their position. जब आप इसको देखो पहले यूज किस तरह किया. When Team India hits more than 350 runs in the ODI, they cut the ground from under the opponent's feet. मतलब इसका मतलब क्या होता है? When you cut the ground from under someone's feet, इसका you do something which weakens their position. आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो सेकेंड पर्सन की पोजीशन को वीक कर रहा है, सेकेंड पर्सन की एग्जिस्टेंस को वीक कर रहा है. सो दे आर कटिंग द ग्राउंड फ्रॉम अंडर द फीट. उनकी जमीन उनके नीचे से खींच रहा है, उनकी नींव को वीक कर रहा है. Chase your tail, spending a lot of time and energy doing a lot of things but actually achieving too little. Chase your tail का मतलब होता है कि जब आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत टाइम लगा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको मिल बहुत कम रहा है, आप बहुत कम अचीव कर रहे हो. He is been chasing the tail all week collecting data but the report is still not ready. उसने सारा हफ्ता डाटा कलेक्ट करने में लगा दिया, इतनी मेहनत करी, लेकिन जो उसकी रिपोर्ट है वो अभी तक तैयार नहीं हुई. Then we have fine tooth comb, examining something carefully to not miss out any details. किसी चीज को बहुत अच्छे से एग्जामिन करना, किसी चीज को बहुत अच्छे से देखना. So इसका यूज किस तरह किया जा सकता है? तो बॉस examined my report with a fine tooth comb before submitting it to the senior management. जो बॉस है उसने सीनियर मैनेजमेंट को मेरी रिपोर्ट सबमिट करने से पहले उसको अच्छे से एग्जामिन किया, बहुत अच्छे से देखा. फास्ट ट्रैक समथिंग, रेटिंग समथिंग हायर ऑन आवर प्रायोरिटी लिस्ट टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट. इसका मतलब क्या होता है? जिस तरह हमने एक लिस्ट बनाई होती है प्रायोरिटी लिस्ट की, पहले मैं ये काम करूंगा, फिर मैं ये काम करूंगा, फिर मैं ये काम करूंगा. सो किसी चीज को बहुत हायर रखना अपने प्रायोरिटी लिस्ट में कि आप उस चीज को अचीव कर सको, डिजायर्ड रिजल्ट अचीव कर सको. इन व्यू ऑफ द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम, द सिविल सोसाइटी इज प्रेशरिंग अपॉन अ फास्ट ट्रैक decision from the court. In the view of seriousness of the crime, मतलब क्राइम की जो सीरियसनेस को देखकर, उसकी वो क्राइम बहुत सीरियस क्राइम होगा, उसको देखकर जो सिविल सोसाइटी है उसने क्या किया? They are pressing upon the fast track decision from the court. वो बोल रहे हैं कि उस कोर्ट को ये काम बिल्कुल हायर प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, इस डिसीजन को बिल्कुल हायर प्रायोरिटी पे रख के जल्दी डिसीजन लेना चाहिए. कोर्ट को वो ये कह रहे हैं. Sail through something, being successful in doing something without any difficulty. किसी चीज को, किसी काम को करने में आप सक्सेसफुल हो जाओ बिना किसी डिफिकल्टी को फेस किए. The presentation at the national conference was extremely important for the company. We sailed through it. मतलब जो प्रेजेंटेशन थी नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कंपनी के लिए, एंड उन्होंने वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर दी बिना किसी डिफिकल्टी के. Not let grass grow under feet. Don't delay in getting something done. मतलब किसी काम को करने में देरी ना करना. As soon as he finished all the registration formalities, he put the house on the sale. He doesn't let the grass grow under his feet. सारी registration formalities पूरी करने के बाद उसने एकदम से घर को सेल पे लगा दिया, उसने डिले नहीं किया इस काम को. Backroom boys, people who perform important work but have no contact with the public. हम बोलते हैं जो पीपल बैक स्टेज रहते हैं, बैक स्टेज पे जो लोग होते हैं, उनके बारे में बोला जा रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है उनके हाथों में, लेकिन उन्हें कोई भी कांटेक्ट नहीं होता उनका पब्लिक के साथ. आर बैकरूम बॉयज डिजर्व एन अप्लॉज फॉर द सक्सेस ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट. जो उनके बैक स्टेज वाले पीपल हैं, बैकरूम बॉयज हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, उनके लिए इस चीज़ की तारीफ होनी चाहिए क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट सक्सेस बन गया, एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुली हो गया. गेट द एक्स, लूज द जॉब. The project's team was undergoing a major restructuring. Recruitment executives were the first to get the X. So basically जो प्रोडक्ट टीम जो काम कर रही थी स्ट्रक्चरिंग पे, रिक्रूटमेंट पे, मतलब पीपल हायर करने पे, वो सबसे पहले उनको जॉब से निकाल दिया गया. They lost their job. Golden handshake, sum of money given to a person when they leave a company or retire.
जब कोई कंपनी से कोई पर्सन रिटायर हो जाता है या फिर छोड़ता है, उसको एक मनी दी जाती है, एक सम ऑफ मनी दिया जाता है. सो द मैनेजमेंट ऑफ वेरियस PSUs wanted to cut down on the manpower. They offered a golden handshake to many of their aged employees. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो बेसिकली चाहती थी कि वो थोड़े लोगों को निकाल दें. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर एक जो एज्ड एम्प्लॉय था, जो बूढ़े एम्प्लॉय थे, उनको रिटायर कर दिया और उनको गोल्डन हैंडशेक ऑफर किया. बेसिकली उनको कुछ पैसे दे के भेज दिया, रिटायर कर दिया, जिसको हम बोलते हैं पेंशन लगना. सेपरेट शीप फ्रॉम गोट्स, एग्जामिनिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिसाइडिंग द सूटेबिलिटी. इसका यूज हम किस तरह कर सकते हैं. ऑडिशन टेस्ट वॉज कंडक्टेड बाय द डायरेक्टर टू सेपरेट शीप फ्रॉम गोट्स. ऑडिशन टेस्ट किया गया था डायरेक्टर के द्वारा, जिस तरह ऑडिशंस होते हैं बेसिकली उसके लिए कि वो अच्छे लोगों को देख सके, अच्छे लोगों को चूज कर सके सबके बीच में से. सो इट वाज सेपरेटिंग शीप फ्रॉम गोट्स. सो एग्जामिन करना उन लोगों को, ग्रुप ऑफ पीपल को, एंड डिसाइड करना उनकी सूटेबिलिटी की अकॉर्डिंगली. वेटिंग इन द विंग्स, वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू टेक एक्शन, मोस्टली टू रिप्लेस समवन एल्स इन द जॉब. वेटिंग इन द विंग्स मतलब किसी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना, कि वो किसी को जब हम स्पेशली जॉब से निकालने वाले हैं तो हम एक सिचुएशन के लिए वेट कर रहे हैं. द सीनियर मैनेजर इज गोइंग टू रिटायर इन नेक्स्ट 2 months. 2 of his juniors who are waiting in the wings will have a fierce competition. जो सीनियर मैनेजर है वो रिटायर होने वाला 2 months में. जो 2 जूनियर्स है उसके अंडर, उनके ऊपर बहुत कंपटीशन है कि कौन उसकी पोजीशन पे जाएगा. सो बेसिकली इट वाज मोस्टली टू रिप्लेस समवन, किसी को रिप्लेस करना. अगर वो पर्सन जा रहा है तो उसके जूनियर्स उसकी पोजीशन पे आएंगे. सो दे हैव अ लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन कि कौन सीनियर मैनेजर की जॉब पे जाएगा. अ डाइम अ डजन, समथिंग दैट इज वेरी कॉमन नॉट यूनिक. मतलब कोई चीज़ बहुत जो कॉमन है, कोई खास नहीं है. दोज एंटीक डिशेज आर प्रीटी बट दे आर डाइम अ डजन. वो जो एंटीक डिशेज हैं वो सुंदर हैं लेकिन वो बहुत कॉमन है, कुछ खास नहीं है उनमें. Adding insult to injury to make a bad situation worse. As we discussed कि किसी situation को और भी बहुत बुरा बना देना. They told me I was told too old for the job and then to add insult to the injury they refused to pay my expenses. कि पहले उन्होंने बोला कि मैं बहुत एज्ड हूँ इस जॉब के लिए, उसके बाद उन्होंने मेरे खर्चे पूरे करने के लिए रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया. बीट अराउंड द बुश, ये आपने सुना होगा कि तुम किसी एक बात के बारे में अराउंड उसके बार बार उसके आसपास घूमे जा रहे हो, डायरेक्टली पॉइंट पे नहीं आ रहे हो. दैट इज वाई व्हेन वी यूज इट. अवॉइड शेयरिंग योर ट्रू व्यू पॉइंट. अपने जो सही फीलिंग्स हैं, ट्रू व्यू पॉइंट है, उसको शेयर करने से अनकंफर्टेबल फील करना, आप शेयर ना कर सको तब हम यूज करते हैं इसको. आई नो दिस डिस्कशन इज वेरी अनकंफर्टेबल वन बट इंस्टेड ऑफ बीटिंग अराउंड द बुश लेट्स कम टू द पॉइंट एंड गेट ओवर विद इट. वो बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि ये डिस्कशन बहुत अनकंफर्टेबल है लेकिन बीटिंग अराउंड द बुश लाइक अपनी एक बात के आसपास घूमने से बेटर है कि हम पॉइंट पे आ जाएं और सीधा बात कर लें इस बारे में. Bite the bullet to get an unfavorable situation or core over with now because it will need to get finished and eventually. मतलब कोई unfavorable situation. When the time comes, I'll bite the bullet and take my punishment without a fuss. कि जब वक्त आएगा मैं अपनी पनिशमेंट खुद ले लूंगा बिना किसी प्रॉब्लम के. तो ये है कि किसी अनफेवरेबल सिचुएशन को खुद बोलना कि ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और कोर ओवर विथ नाउ बिकॉज इट विल नीड टू गेट फिनिश्ड इवेंचुअली, या फिर अभी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना क्योंकि कभी ना कभी वो चीज़ होगी. बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, just barely making it. After being chased by the police along with the criminal managed to escape by skin of his teeth. पुलिस के पीछा करने के बावजूद भी जो क्रिमिनल था उसने मैनेज कर लिया वहां से भागने का. डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, मतलब अपने चिकन्स को, बेसिकली इसका मतलब है कि जब आप किसी बेनिफिट को पहले ही काउंट कर रहे हो जबकि वो हुआ भी नहीं है अभी तक. सो शी वांटेड टू बाय अ ड्रेस इन केस समवन आस्क्ड हर टू डांस बट आई टोल्ड हर नॉट टू काउंट हर चिकन्स बिफोर दे हैच्ड. इसका मतलब है कि वो पहले ही सोच रही थी कि मुझे जब कोई डांस के लिए बोलेगा तो मैं उसके लिए एक ड्रेस बाय कर लेती हूँ, बट वो बोल रहे, लेकिन उसको उसकी फ्रेंड ने समझाया कि पहले ही तुम अपने वो बेनिफिट्स काउंट मत करो, नॉट टू काउंट ऑन समथिंग विच इज हैपनिंग अंटिल इट्स ऑलरेडी हैपेंड. आप उस चीज़ को काउंट मत करो जो अभी तक हुई भी नहीं है, जब तक वो हो नहीं जाती. सो वो बोलते हैं कि तुम वेट करो जब तक वो चीज़ हो नहीं जाती. सो डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच. सो दैट्स ऑल फॉर द ईडीएम सेशन.